एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मैथ्स आपको आसान लगती है या फिर थोड़ी सी मुश्किल। तो अगर मुश्किल लगती है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी क्लास का मकसद आपको केवल क्वेश्चंस करवाना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाना है। यहाँ हम क्वेश्चंस को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया है और सीटेट में एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाहता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम हर क्वेश्चंस के पीछे छिपी सीटेट की थिंकिंग, पेडागोजी और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सामान्यतः घन के आकार की होती है। कौन सी वस्तु घन के आकार की होती है वही हमें बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गेंद, बी कह रहा है पासा, सी कह रहा है गिलास, डी कह रहा है शंकु। अब सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, गेंद। तो गेंद बेटा, गेंद एक गोलीय आकार का होता है। गेंद क्या होता है? एक स्फीयर, गोलीय आकार का होता है। गेंद जो है वो गोलीय आकार का होता है। इसमें कोई समतल फलक नहीं होता है और ये आसानी से लुढ़क सकती है। तो गेंद जो है वो घन के आकार का नहीं होता है, यह एक गोले के आकार का होता है। इसमें कोई समतल फलक नहीं होता है और ये आसानी से लुढ़क सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा नहीं, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी, पासा देखते हैं। पासा क्या है? तो पासा जो है, पासा एक सामान्यतः घन के आकार का होता है। पासा जो है वो घन के आकार का होता है। जैसे आप लोग लूडो डाइस देखते हैं ना, तो वही चीज़ है। वो किसके आकार का होता है? घन के आकार का होता है। इसमें 6 फलक होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं जिसे आप किनारा कहते हैं। तो 12 भुजा होती है और 8 जो है वो शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब कोना। घन में सामान्यतः क्या होता है कि इसमें 6 फलक होती हैं, 12 भुजाएं यानी 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष यानी कि 8 कोने होते हैं। लूडो डाइस आप लोग देखिएगा, लूडो डाइस में 1 से 6 तक की गिनती होती है, 6 तक की संख्याएं। तो वही हमारे 6 फलक हो गए, 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन सामान्यतः देखिए किस आकार का होता है? घन कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, यही हमारा घन है। तो इसमें 6 वर्गाकार फलक होंगे। ये 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाला एक 6। 12 भुजाएं होती हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये 12 किनारा हो गया। ये 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष का मतलब ये 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि घन के आकार की कौन सी आकृति होती है? तो वो पासा होती है। अब बात कर लेते हैं गिलास की। ऑप्शन सी गिलास कह रहा है। तो गिलास जो है एक बेलनाकार या शंकु के आकार के समान होता है। खास तौर से ये बेलनाकार होता है। यह घन का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? यह एक बेलनाकार आकृति होती है। गिलास जो है वो एक बेलनाकार आकृति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। अब शंकु देखिए, शंकु जो है ये एक अलग से ठोस आकृति है। इसका एक सिरा वृत्ताकार, शंकु मतलब जैसे आइसक्रीम कोन आप लोग देखते हैं, ये आइसक्रीम कोन है। तो इसका एक आधार जो है वो वृत्ताकार होता है और एक शीर्ष होता है। यहाँ ऊपर एक शीर्ष होता है। तो शंकु तो होगा नहीं, क्योंकि शंकु जो है वो अलग एक ठोस आकृति है। इसका एक वृत्ताकार आधार होता है और एक शीर्ष होता है। तो घन का उदाहरण सबसे सही पासा है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। 2 कह रहा है कि एक गेंद को किसी समतल सतह पर रखा जाए तो वह आसानी से लुढ़क जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें केवल एक शीर्ष होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसका कोई समतल फलक नहीं होता। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसका आकार गोलाकार होता है और ऑप्शन डी कह रहा है कि इसका भार बहुत कम होता है। अब यहाँ से देखिए, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा।
सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। कह रहा है इसमें केवल एक शीर्ष होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग खुद गेंद देखे होंगे तो गेंद जो है, गेंद का कोई शीर्ष नहीं होता। गेंद जो है वो एक गोलाकार होता है। गेंद कैसा होता है? गेंद यही तो गेंद है। गेंद एक गोले नुमा होता है, इसका कोई शीर्ष नहीं होता। शीर्ष का मतलब होता है कोना, तो गेंद में कोई कोना नहीं होता है। और केवल एक शीर्ष होता है तो उसमें एक भी शीर्ष नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है कि इसका कोई समतल फलक नहीं होता है। गेंद में वास्तव में कोई समतल फलक नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में उसे लुढ़काने का मुख्य कारण यहाँ कह रहा है ना कि तो वह आसानी से लुढ़क जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण उसका गोलाकार होना है। गेंद जो गोला है यही उसका मुख्य कारण है लुढ़कने का। ये गोल है इसीलिए यह लुढ़क जा रहा है, तो उसका कोई समतल फलक नहीं होता है। ये बात सही है, यानी उसके जो लुढ़कने का कारण है वो समतल फलक नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका गोलाकार होना। तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है कि इसका आकार गोलाकार होता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि गेंद जो है वो गोलाकार होता है, इसका मुख्य कारण लुढ़कने में यही है कि ये गेंद जो है वो गोलाकार होता है, इसलिए किसी भी दिशा में लुढ़क सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। इसका भार बहुत कम होता है, तो लुढ़कने का मुख्य संबंध वो वस्तु के आकार से होता है, उसके भार से नहीं होता है। भार वस्तु चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, अगर वो गोलाकार है तो वो लुढ़क जाएगी। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। गोलाकार वस्तु अगर है तो वो आसानी से लुढ़क सकती है, यानी अगर लुढ़कने की बात करें प्रश्न में तो आप लोग देखिए कि वस्तु गोलाकार है। गोलाकार जिस भी ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। अब 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बेलन के आकार से सबसे अधिक मिलती जुलती है? ऑप्शन ए कह रहा है सिक्का, बी कह रहा है डिब्बा, सी कह रहा है पानी की बोतल और डी कह रहा है पासा। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि बेलन के आकार से सबसे मिलती जुलती, यानी अब सबसे पहले ऑप्शन ए सिक्का देखते हैं। तो सिक्का क्या बेलन के जैसा होता है? सिलेंडर होता है सिक्का? तो जी नहीं, सिक्का जो है वो बेलन के आकार का नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सिक्का तो ऐसे गोल सा होता है, ये कोई बेलनाकार थोड़ी ना होता है, बेलन के जैसा थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब यहाँ से डिब्बे की बात करें तो डिब्बा जो है वो घनाभ के जैसा होता है। ये डिब्बा ऐसे ही तो होता है, थोड़ा सा इस टाइप का। ये देखिए ये डिब्बा हो गया। तो डिब्बा जो है वो घनाभ के आकार का होता है, वो बेलन के आकार का नहीं होता है। पानी की बोतल देखें तो पानी की बोतल जो है वो बेलन के आकार की होती है। जैसे आप लोग ये पानी का बोतल है, यही तो पानी का बोतल होता है, कुछ इस तरीके से पानी का बोतल होता है। तो पानी का बोतल जो है वो बेलन के आकार का होता है, इसका मुख्य शरीर बेलनाकार होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पासा जो है, पासा घन के आकार का होता है। पासा कैसा होता है? पासा एक घन का उदाहरण है। ये पासा मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि पासा जो है वो घन का उदाहरण होता है। तो बेलनाकार यानी बेलन के जैसी आकृति से मिलती जुलती कौन सी आकृति है? तो पानी की बोतल है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। अब 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि घन के कितने फलक होते हैं। अब यहाँ से फलक की बात कर रहा है कि घन के कितने फलक होते हैं। तो ये बताने से पहले मैं आपको घन का चित्र बनाकर दिखाती हूँ। देखिए यही है हमारा घन, ये क्या है? ये घन है। अब इसमें फलक की बात कर रहा है। तो फलक क्या होते हैं? घन में जो है वो 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ये जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, ये जो फलक दिखाई दे रहा है, यही हमारा फलक है। ये जो वर्गाकार दीवार दिखाई दे रही है, यही हमारी फलक है। तो इस तरह से 6 दीवारें होती हैं।
आप लोग जिस रूम में बैठे होंगे वो रूम एक घन के आकार का है। वो रूम कैसा है? एक घन के आकार का है। अब आप लोग उस रूम को ध्यान से देखिए तो 4 दीवारें होंगी और एक फर्श होगा और एक छत होगा। तो 4 दीवार, एक फर्श और एक छत, कितना हो गया टोटल? 6 हो गया। तो यही 6 फलक होते हैं जो वर्गाकार होते हैं। अब तो ऑप्शन तो हमारा बी बिल्कुल सही हो गया, 6। एक चीज़ और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है? कोना होता है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहाँ देखिए, जहाँ 3 फलक आपस में मिलते हैं वहाँ एक कोने का निर्माण होता है। आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ देखेंगे कि 4 कोना ऊपर होगा और 4 कोना नीचे होगा। 4 कोना ऊपर होगा और 4 कोना नीचे होगा। तो शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष यानी कोना कितना होगा? 8 कोने होंगे। 8 कैसे हुआ? 4 ऊपर हुआ और 4 नीचे हुआ। अब बात कर लेते हैं भुजा की या फिर किनारे की, जिसे आप किनारा या भुजा कहते हैं। तो जहाँ 2 फलक आपस में मिलते हैं वहाँ एक ऐसे देखिए लंबी लाइन बनी होगी। आप जिस रूम में बैठे होंगे जहाँ पर 2 फलक आपस में मिल रही होंगी वहाँ एक ऐसे कोने के जैसा किनारा बना होगा। तो वही किनारा हमारा 12 होता है। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपके बगल में 4 दीवारें होंगी तो 4 दीवारों के 4 कोने हो गए। ये किनारा जो हो गया, जहाँ 2 फलक आपस में मिल रही हैं तो वो एक किनारा हो गया। तो 4 किनारे तो दीवार के पास में हो गए। अब 4 किनारे आप लोग देखेंगे तो छत पर भी होंगे। छत पर यानी ऊपर आप सीलिंग पर देखिए तो जहाँ 2 फलक आपस में मिल रही हैं वहाँ ऐसे लंबी लंबी 4 लाइनें बनी होंगी। तो 4 ऊपर हो गया और सेम वैसे ही 4 नीचे हो गया। तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये अगल बगल, तो 4 4 8 4 3 12, टोटल 12 किनारे हो गए। प्रश्न में हमसे सिर्फ फलक की बात कर रहा है तो फलक कितने हैं? 6, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। अब 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। बात हो चाहे घन की चाहे घनाभ की, घन में भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं और घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। घन में भी 12 किनारे होते हैं और घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। सेम चीज़ घन और घनाभ में सेम है, बस क्या होता है कि घन में ये वर्गाकार फलक होते हैं, घन में वर्गाकार फलक होते हैं और घनाभ जो है वो ईट, आप देख लीजिए बुक अपनी देखिए तो आपकी बुक जो है वो घनाभ है, घनाभाकार है यानी क्यूबाइड है। तो ये आपकी बुक हो गई, ये जो है वो घन के आकार की है। तो घन घनाभ सेम है, बस घन का फिगर जो है वो स्क्वायर में होता है यानी इसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं और क्यूबाइड के सभी फलक आयताकार में होते हैं। तो घन घनाभ में सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी 6 फलक दोनों के होते हैं, 8 शीर्ष भी दोनों के होते हैं और 12 भुजाएं भी दोनों की होती हैं। तो घनाभ के कुल कितने शीर्ष हैं? टोटल 8 शीर्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं। केवल 4 भुजाएं बराबर होती हैं, केवल 6 भुजाएं बराबर होती हैं, सभी 12 भुजाएं बराबर होती हैं या कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो अब यहाँ से देखिए, अब अभी मैंने आपको बताया कि घन में जो है वो 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे यानी कि भुजाएं होती हैं। किनारे को ही हम लोग भुजा कहते हैं। तो एक घन में सभी कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। सभी कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं। और 12 भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। घन की सभी 12 भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो सभी 12 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं घन की, क्योंकि घन जो है इसके सभी जो है फलक वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं वैसे ही आपस में बराबर होती हैं। तो जब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो जब हम वर्ग से घन बनाएंगे यानी 6 वर्गाकार फलक से जब घन बनेगा तो घन की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो
ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी 12 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस आकृति के 2 वृत्ताकार फलक और 1 वक्र पृष्ठ होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले घन की। तो घन में सभी 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन में सभी 6 वर्गाकार फलक होते हैं। और यहाँ देखिए 2 वृत्ताकार फलक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। बात करते हैं घनाभ की, तो घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, वो भी आयताकार। और यहाँ हमसे 2 वृत्ताकार फलक की बात कर रहा है। अब ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में देखिए 2 वृत्ताकार समतल फलक होते हैं और 1 वक्र पृष्ठ होता है। जैसे ये बेलन के आकार का हो गया ये, तो यहाँ से देखिए 2 वृत्ताकार फलक, ये 1 और ये 2, ये 2 वृत्ताकार फलक होते हैं। और ये जो आधा वक्र पृष्ठ, ये 1 जो है ये वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन में 2 वृत्ताकार फलक और 1 वक्र पृष्ठ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकु देखिए, तो शंकु ये आइसक्रीम कोन है, इसका एक आधार जो है वो वृत्ताकार आधार होता है और एक शीर्ष होता है। शंकु में क्या होता है, एक वृत्ताकार आधार होता है और एक शीर्ष होता है। तो शंकु भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि बेलन में 2 वृत्ताकार फलक और 1 वक्र पृष्ठ होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि एक शंकु की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसके 2 शीर्ष होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसका केवल एक वृत्ताकार फलक होता है और एक शीर्ष होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। या ऑप्शन डी कह रहा है कि इसके सभी फलक आयताकार होते हैं। अब अपने जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। कह रहा है कि इसके 2 शीर्ष होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग शंकु देखिए कि शंकु क्या है। ये देखिए, ये शंकु का फिगर है। एक सेकेंड, ये शंकु का फिगर है। आइसक्रीम कोन आप लोग देखे हैं, बर्थडे वाली टोपी देखे हैं, जोकर की टोपी देखे हैं, तो ये सभी शंकु का उदाहरण है। अब यहाँ कह रहा है कि इसके 2 शीर्ष होते हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि शंकु के केवल 1 शीर्ष होते हैं। शंकु का केवल 1 शीर्ष होता है। यहाँ से देखिए कह रहा है कि इसका एक वृत्ताकार फलक होता है और एक शीर्ष होता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देखिए इसका एक वृत्ताकार फलक हो गया, शंकु का एक वृत्ताकार फलक होता है और इसका एक शीर्ष होता है। तो ऑप्शन बी तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करें, 6 वर्गाकार फलक, तो 6 वर्गाकार फलक किसके होते हैं, घन के होते हैं। और सभी फलक आयताकार होते हैं, तो आयताकार फलक जो है वो घनाभ के होते हैं। वर्गाकार फलक 6 घन के होते हैं और आयताकार फलक जो है वो घनाभ के होते हैं। तो ये घनाभ की बात कर नहीं रहा है, ये शंकु की बात कर रहा है। तो शंकु में एक वृत्ताकार फलक होता है और एक शीर्ष होता है और इसका एक वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक वृत्ताकार फलक और एक शीर्ष होता है। अब प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि यदि किसी बच्चे को ऐसी वस्तु पहचाननी हो जो लुढ़क भी सकती है और एक समतल सतह पर स्थिर भी रह सकती है, तो निम्न में से कौन सी वस्तु उपयुक्त उदाहरण बनेगी। गेंद, पासा, बेलन और घन। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए गेंद की अगर बात करें तो गेंद आसानी से लुढ़क सकता है। गेंद जो है वो आसानी से लुढ़कता है। ये गेंद है तो गेंद आसानी से लुढ़कता है, लेकिन समतल सतह पर एक निश्चित समतल आधार पर स्थिर नहीं रह सकता। गेंद को अगर आप रखेंगे तो वो लुढ़क जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो लुढ़क भी सकती है, यहाँ देखिए जो लुढ़क भी सकती है और समतल सतह पर स्थिर भी रह सकती है। तो गेंद तो लुढ़क सकता है, ये तो लुढ़क जाएगा तुरंत, लेकिन यह एक समतल सतह पर स्थिर नहीं रह सकता। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब पासे की बात करें तो पासा क्या है, पासा एक घन का उदाहरण है।
जैसे लूडो डाइस होता है तो वो एक पासा है। पासा एक घन का उदाहरण है। पासा स्थिर रह सकता है लेकिन यह सामान्यतः लुढ़क नहीं सकता। अगर आप लोग पासे को रख देंगे तो वो अपने आप लुढ़केगा नहीं, वो स्थिर रह जाएगा। लूडो डाइस जैसे है तो लूडो डाइस को आप लोग जहाँ रखेंगे वहाँ वो स्थिर पड़ा रहेगा, वो वहाँ से लुढ़केगा नहीं जब तक कि आप उसको लुढ़काएंगे नहीं। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए बेलन की बात कर रहा है तो बेलन अपने वक्र पृष्ठ पर लुढ़क सकता है। बेलन जो है, ये बेलन यही तो होता है, तो बेलन अपने वक्र पृष्ठ पर लुढ़क सकता है और अपने वृत्ताकार आधार पर स्थिर भी रह सकता है। बेलन को अगर आप रखेंगे तो ये लुढ़क भी जाएगा और ये स्थिर भी रह सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि वो लुढ़क भी सकता है और समतल सतह पर स्थिर भी रह सकता है। तो यहाँ से देखिए बेलन लुढ़क भी सकता है अपने वक्र पृष्ठ पर और अपने वृत्ताकार आधार पर वो स्थिर रह सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। घन की बात करें तो ये पासा घन का ही उदाहरण है, तो घन जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पासा यही घन यही पासा जो है घन का उदाहरण है। तो जब पासा नहीं फिसल रहा है तो घन कैसे फिसलेगा। लूडो डाइस आप लोग देखे हैं, उसको जहाँ रखेंगे वहाँ वो स्थिर पड़ा रहेगा। तो इसका जवाब सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन सी बेलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। अब 10 देखिए, 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घन और एक घनाभ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों में 6 फलक 8 शीर्ष और 12 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि घन में 8 फलक और घनाभ में 6 फलक होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि घन में कोई शीर्ष नहीं होता और ऑप्शन डी कह रहा है कि घनाभ में 12 शीर्ष होते हैं। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले घन और घनाभ, तो मैंने अभी आपको बताया कि घन और घनाभ दोनों लगभग सेम है, बस फर्क इतना है कि घन में जो है वो वर्गाकार फलक होते हैं। घन के फलक जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं और घनाभ के फलक जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। घनाभ के फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। यहाँ से देखिए ये घन है और ये घनाभ है। 6 फलक घन में भी होंगे, 6 फलक घनाभ में भी होंगे। 12 भुजाएं घन में भी होंगी, 12 भुजाएं घनाभ में भी होंगी। 8 शीर्ष घन में भी होंगे और 8 शीर्ष घनाभ में भी होंगे। यानी घन घनाभ में फलक शीर्ष और भुजाएं समान होती हैं, बस घन के जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं और घनाभ के जो फलक होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। घन का उदाहरण हो गया लूडो डाइस और घनाभ का उदाहरण हो गया आपकी बुक यानी किताब। तो दोनों में 6 फलक 8 शीर्ष और 12 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। 8 फलक नहीं होते हैं, 8 शीर्ष होता है, फलक 6 होते हैं। और यहाँ से देखिए घनाभ में 6 फलक, ये तो सही है, लेकिन घन में भी 6 फलक होते हैं। घन का कोई शीर्ष नहीं होता, बिल्कुल नहीं, घन में 8 शीर्ष होते हैं और घनाभ में 12 शीर्ष नहीं 12 भुजाएं होती हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों में 6 फलक 8 शीर्ष और 12 भुजाएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। 11 देखिए, 11 कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को अलग अलग ठोस वस्तुएं देकर उन्हें लुढ़कने, फिसलने और स्थिर रहने के आधार पर वर्गीकृत करने को कहता है। इस गतिविधि से मुख्य रूप से किस गणितीय समझ का विकास होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल जोड़ का, ऑप्शन बी कह रहा है कि ठोस आकृतियों के गुणों की समझ का, ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल गुणा की समझ, ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल मापन की समझ। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि केवल जोड़ की समझ। अब ये जो गतिविधि है, शिक्षक जो बच्चों को अलग अलग ठोस वस्तुएं देकर उन्हें लुढ़कने, फिसलने और स्थिर रहने के आधार पर वर्गीकृत करने को कह रहा है, तो इसमें जोड़ कहाँ से आया। इसमें जोड़ नहीं आया है, यह गतिविधि जोड़ सिखाने के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की बात करें, कह रहा है कि ठोस आकृतियों की गुणों की समझ विकसित करने के लिए।
अब यहाँ से देखिए, बच्चे जो है वो वस्तुओं के आकार और उनकी विशेषताओं को अनुभव करके समझते हैं। अब आपने अगर ठोस आकृति दे दी बच्चों को और उनसे कह दिया कि इसमें जो लुढ़कती हैं, फिसलती हैं और जो स्थिर रहती हैं, उनको इस आधार पर अलग करिए, वर्गीकृत करिए, तो बच्चा ठोस आकृतियों को देखेगा, उनके गुणों को समझेगा और उस समझ के आधार पर वह उन वस्तुओं का वर्गीकृत करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया कि ठोस आकृतियों के गुणों की समझ, यानी सबसे पहले वो ठोस आकृतियों को देखेगा, फिर उनके गुणों को समझेगा। यानी जब वो आकृतियों को देखेगा तो उसमें वो समझेगा ना कि ये कौन सी वस्तु है जो लुढ़क जाएगी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो फिसलेगी और कौन सी स्थिर रहेगी। तो वो उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकृत करेगा। तो ये इस गतिविधि के लिए ये सबसे सही ऑप्शन है कि ठोस आकृतियों की गुणों की समझ को विकसित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल गुणा की समझ, तो यहाँ गुणा की बात हो नहीं रही है, मापन की बात हो नहीं रही है। गुणा का अभ्यास जो है इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य नहीं है और ना ही यहाँ पर मापन की तुलना की जा रही है। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक घन, एक घनाभ, एक बेलन और एक गेंद है। इनमें से कौन सी वस्तु किसी भी दिशा में आसानी से लुढ़क सकती है? क्या वो घन है, घनाभ है, बेलन है या गेंद है? अब घन देखिए, यहाँ से प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आसानी से लुढ़क सकती है। तो आसानी से कौन सी वस्तु लुढ़केगी? घन, घन यानी लूडो डाइस। लूडो डाइस आप घन देखे हैं, तो लूडो डाइस आसानी से तो लुढ़केगा नहीं। लूडो डाइस को अगर आप लोग रख देंगे तो वो एक जगह स्थिर पड़ा रहेगा। तो लूडो डाइस यानी घन तो होगा नहीं। घनाभ देखिए, आप अपनी बुक को देखिए, क्या आप अपनी बुक कहीं भी अगर रखेंगे तो क्या वो आसानी से लुढ़क जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो आसानी से नहीं लुढ़केगा। बेलन की बात करें तो बेलन देखिए, बेलन लुढ़क जाएगा। यहाँ अभी ये प्रश्न ये ऑप्शन सही लग रहा है। कैसे सही लग रहा है? कि बेलन जो है वो हमारा लुढ़क सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी देखिए सी से ज़्यादा सही है। बेलन अपने वक्र पृष्ठ के कारण लुढ़कता है, लेकिन सामान्यतः उसकी गति एक विशेष दिशा में होती है। जैसे बेलन है, जैसे ये बेलन है, आप लोग इसको लुढ़काएंगे तो अपने ये वक्र पृष्ठ के कारण ये लुढ़कता है, लेकिन अगर आप इसको इस दिशा में लुढ़काएंगे तो ये इसी दिशा में लुढ़कता चला जाएगा, यानी उसकी एक विशेष दिशा होती है। और गेंद की बात करें तो गेंद की पूरी सतह वक्र होती है। ये गेंद की देखिए पूरी सतह वक्र होती है, इसलिए वह विभिन्न दिशाओं में लुढ़क सकता है। तो ऑप्शन सी से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। यानी गेंद को हम चाहे किसी भी दिशा में, यहाँ देखिए प्रश्न में, किसी भी दिशा में भी आसानी से लुढ़काया जा सकता है गेंद को। तो सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, गेंद। अगले प्रश्न पर चलती है, प्रश्न संख्या 13 पर। 13 क्या कह रहा है? 13 देखिए, कह रहा है कि एक घन को ध्यान से देखने पर उसके फलक, भुजा और शीर्ष गिने जाते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि एक घन को ध्यान से देखने पर उसके फलक, भुजा और शीर्ष। अब आप सभी को पता है कि घन में 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 शीर्ष होते हैं। तो घन की तो यही संरचना सबसे सही है। 8 फलक नहीं होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं लेकिन 6 शीर्ष नहीं होते हैं। 6 फलक तो होते हैं लेकिन 8 भुजाएं और 12 शीर्ष नहीं होते। घन में कुल 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं यानी 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष यानी कि 8 कोना होता है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है और ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एक घन में 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 शीर्ष होते हैं। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 शीर्ष होते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। 14 क्या कह रहा है?
कह रहा है कि शिक्षक बच्चों से पूछता है कि एक ऐसी ठोस वस्तु बताओ जिसका एक वृत्ताकार आधार हो, एक शीर्ष हो और जिसकी सतह का कुछ भाग वक्र हो। अब यहाँ से देखिए, अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में दें, ऐसी ठोस वस्तु बतानी है जिसका एक वृत्ताकार आधार हो, एक शीर्ष हो और जिसकी सतह का कुछ भाग वक्र हो। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले गेंद की बात कर लेते हैं। तो गेंद देखिए, गेंद तो एकदम गोलाकार है। गेंद का जो है सतह वो एकदम गोलाकार है, ये पूरा वक्र होता है। इसमें ना तो कोई शीर्ष होता है और ना कोई वृत्ताकार आधार। आधार का मतलब ये खुद ही एक गोला है, ये खुद ही एक गेंद है। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शीर्ष की बात कर रहा है और गेंद में शीर्ष नहीं होता है। अब बात करते हैं बेलन की। तो बेलन में दो वृत्ताकार आधार होते हैं। यहाँ एक वृत्ताकार आधार की बात कर रहा है और बेलन में दो वृत्ताकार आधार होते हैं और इसका कोई शीर्ष नहीं होता। बेलन का कोई शीर्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ से शंकु की बात करें तो शंकु वही आइसक्रीम कोन। अब यहाँ से देखिए, शंकु में एक जो है वो वृत्ताकार आधार होता है। तो एक वृत्ताकार आधार यानी ये पहली शर्त तो पूरी कर गया शंकु। एक वृत्ताकार आधार होता है और यहाँ देखिए एक शीर्ष होता है। तो एक शीर्ष वाला भी ये फॉलो कर गया, यानी एक शीर्ष ये जो प्रश्न में दिया हुआ है तो ये शंकु ये भी फॉलो कर गया कि इसके पास एक शीर्ष भी है जिसकी सतह का कुछ भाग वक्र होता है। अब आप लोग आइसक्रीम कोन देखिए, तो यहाँ से शीर्ष से लेकर ये जो वृत्ताकार भाग होता है, ये बीच वाला भाग देखिए, ये कुछ भाग थोड़ा सा वक्र टाइप का होता है, बेलन के जैसा घुमावदार। तो कुछ सतह यानी सतह का कुछ भाग इसका वक्र होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका एक वृत्ताकार आधार होता है, एक शीर्ष होता है और सतह का कुछ भाग जो है वो वक्र होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया, शंकु। घनाभ की बात करें तो घनाभ में 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष जब होते हैं, यहाँ एक शीर्ष की बात कर रहा है, तो घनाभ ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, शंकु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। 15 कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को वास्तविक वस्तुएं पासा, गेंद, पानी की बोतल और आइसक्रीम कोन दिखाकर उनसे संबंधित ठोस आकृतियों की पहचान करवाता है। यह तरीका गणित शिक्षण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त क्यों है? अब यहाँ से देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि इससे बच्चे केवल आकृतियों के नाम याद करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि इससे बच्चे वास्तविक जीवन की वस्तुओं को ज्यामितीय आकृतियों से जोड़कर समझते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि इससे बच्चों को केवल लिखने का अभ्यास होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इससे बच्चों को सूत्र याद करने में आसानी होती है। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन देखिए, आप लोग ऑप्शन को देखते ही काट देंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। अब सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। कह रहा है कि इससे बच्चे केवल आकृतियों के नाम याद करते हैं। अब यहाँ से देखिए, याद करना ही ये हमारा निगेटिव है, यानी केवल आकृतियों के नाम याद करने के लिए ये सब इतनी क्रिएटिविटी हम बच्चों से थोड़ी ना करवाएंगे। याद करना ये रटने को बढ़ावा देगा और हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो रटने का विरोध करती है। तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है कि इससे बच्चे वास्तविक जीवन की वस्तुओं को ज्यामितीय आकृतियों से जोड़कर, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा वास्तविक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनको ज्यामितीय आकृतियों से जोड़कर समझेगा तो चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकेंगी और क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। बच्चे जो है वो जैसे कोई भी आप लोग वास्तविक जीवन से जुड़ी कोई सामान या कोई चीज़ लेकर आए, जैसे आपने एक पासा ले लिया, जैसे ये लूडो डाइस ले लिया, एक पासा ले लिया और आपने बच्चे को बताया कि पासा जो है एक घन का उदाहरण है। तो घन की आकृति जब बच्चा देखेगा, जब वो पासे से तुलना करेगा, तब वो समझ जाएगा कि ये जो पासे जैसा दिखने वाली आकृति वो घन की होती है। तो अब वास्तविक जीवन से यहाँ देखिए ज्यामितीय आकृति से जुड़ा कि नहीं जुड़ा वो,
तो यहाँ से अब गेंद की बात करें तो गेंद वो देखेगा, तो जब वो गोले की आकृति देखेगा तो अब उसको समझ में आएगा कि गेंद जो है वो गोला है, यानी गोला जिस तरह से दिखता है हमारा गेंद भी सेम उसी प्रकार से दिखता है। तो यहाँ देखिए बच्चे ने अपने वास्तविक जीवन की वस्तुओं को ज्यामितीय आकृति से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जी बिल्कुल जोड़ा। पानी की बोतल को वो देखेगा तो कहेगा ये तो बेलन के जैसा है। आइसक्रीम कोन देखेगा तो कहेगा ये शंकु के जैसा है। तो यानी बच्चा जो है अपने वास्तविक जीवन की वस्तुओं को ज्यामितीय आकृतियों से जोड़कर समझता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए केवल लिखने का अभ्यास, तो लिखने का अभ्यास यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ बच्चे को उसके वास्तविक जीवन की वस्तुओं को ज्यामितीय आकृतियों से जोड़ने की बात कर रहा है, तो लिखने का अभ्यास गलत हो जाएगा। सूत्र याद करना मैंने आपको बताया था, जहाँ सूत्र की बात आ जाए वो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चों को आप डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखवा सकते। आप डायरेक्ट सूत्र पर जोर देने लगेंगे तो पहली बात तो बच्चा उसे याद करने लगेगा, यानी रटने को बढ़ावा देने लगेगा, और दूसरी बात बच्चे को सूत्र डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, फिर वो गणित विषय को कठिन मानने लगेगा, उससे वो डरने लगेगा और गणित पढ़ना भी वो लगभग बंद कर देगा, यानी उसका इंटरेस्ट गणित से हट जाएगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। तो आज बेटा हम लोग अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप लोग जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।